नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव के पांडे। आप घर से कोई थैला लेकर निकले हैं, प्राइवेट बस में चढ़ें या सरकारी बस में चढ़ें, और अगर आपको कंडक्टर ने कभी रोका हो तो समझ लीजिए कि खुशनसीब हैं, उस बस में सुरक्षा के इंतजाम है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। और एक के बाद एक लगातार 1 महीने में 3 बम धमाकों ने कई सवाल उठा दिए हैं। उन्हीं सवालों की आज करेंगे पड़ताल विशेष में। कहते हैं धमाका जरूरी होता है कई बार, और धमाके से कई बार कान के पर्दे थोड़े खुल जाते हैं, लेकिन ऐसे धमाकों से क्या सरकार जागेगी? बड़ी खबर इसी धमाके के बाद जो निकलकर सामने आई उसको हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। परिवहन मंत्री कृष्ण पवार का बयान आया और सभी जिलों के जीएम रोडवेज को आदेश जारी कर दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि परिवहन विभाग के कर्मचारी खुद बस चलने से पहले बस की जांच करेंगे। ठीक है, लावारिस सामान मिलते ही तुरंत पुलिस को सूचित करेंगे, ये भी बढ़िया बात है। 300 बसों में सीसीटीवी लगाने के आदेश आखिरकार जारी कर दिए गए हैं, लेकिन बाकी रोडवेज की बसेस में क्यों नहीं, ये भी सवाल है। क्या ये प्रक्रिया होगी जिसके बाद धीरे धीरे करके सब बसेस में चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से उनमें भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे? होगा क्या, कैसे होगा, ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों की पड़ताल हम करना चाहेंगे आज विशेष में। तो 300 बसों में सीसीटीवी लगाने के आदेश जारी किए, अब ये क्यों हुआ, ये भी जरा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि परिवहन मंत्री कृष्ण पवार का बयान उस दिन आया जिस दिन फतेहाबाद के भूना में प्राइवेट बस में धमाका हो गया, और खबर ये मिल रही है कि धमाके में 15 यात्री घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर है। लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं, 2 ही यात्री हैं जिनको जख्म आए हैं, जिनको चोट लगी है, बर्न इंजरीज हैं। चलिए तो ये रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। पहला ब्लास्ट तारीख 15 जनवरी 2016, जगह पानीपत रेलवे स्टेशन। दूसरा ब्लास्ट तारीख 12 मई 2016, जगह पानीपत रेलवे स्टेशन। तीसरा ब्लास्ट तारीख 26 मई 2016, जगह पिपली में रोडवेज बस में धमाका। चौथा ब्लास्ट तारीख 7 जून 2016, जगह भूना में प्राइवेट बस में धमाका। हरियाणा में 6 महीने के अंदर 4 ब्लास्ट, 12 दिन में दूसरा ब्लास्ट। इन धमाकों के पीछे किसकी साजिश? हरियाणा में एक बार फिर बस में ब्लास्ट से पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल है। इस धमाके ने एक बार फिर से खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खोल दी है। फतेहाबाद के भूना में प्राइवेट बस में धमाका। धमाके में 15 यात्री घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर। धमाके के चश्मदीद ने बड़ा खुलासा किया। बस में करीब 30-35 साल का एक संदिग्ध चढ़ा था। संदिग्ध ने पहना था सफेद कुर्ता और उसके हाथ में एक बैग था। ब्लास्ट होते ही संदिग्ध चलती बस से कूदकर भाग गया। ये भूना से चलिए 10:33 पे। बस के अंदर सवारी बहुत थी। पीछे कोई बंदा था 30-35 साल का, धोले रंग का कुर्ता जामा पहने हुए था। उसके पास एक बैग था। तो भूना से निकलने के बाद थोड़ी देर बाद में पीछे धमाके की आवाज़ आई, बहुत जोर की आवाज़ आई थी धमाके की। तो बस के अंदर धुआं ही धुआं,
सवारियां में भगदड़ मच गई। इतने में उस जो आदमी था वो बस से चलती बस से कूद के खेतों की तरफ क्या पहुंच गया। क्या कुछ मिला है बस के अंदर? बस के अंदर मिला ये कारतूस मिला, एक कारतूस मिला है और बारूद मिला है। हालांकि फतेहाबाद के एसपी ओपी नरवाल इस ब्लास्ट के तार पिपली ब्लास्ट या किसी आतंकी साजिश से जुड़े होने से इनकार कर रहे हैं। नरवाल के मुताबिक ब्लास्ट में सल्फर का इस्तेमाल किया गया था, जिसका इस्तेमाल आम पटाखों में किया जाता है। अभी देखने से जिस शीशी में रखा हुआ था प्लास्टिक, स्मेल से तो ऐसा लग रहा है कि आपने देखा भी है, पाउडर है, गंधक जैसा पाउडर है। अब इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई तार इस टाइप की कोई बात नहीं है। और खिड़की में भी कोई जो खिड़की और जो सीट है उसके नीचे भी कोई जिस तरह से ब्लास्ट होता है तो बहुत सारा डैमेज होता है। खाली पाउडर लगा हुआ है, कहीं ऐसे दिखाई नहीं पड़ता कि डैमेज है कहीं से। कितने जल्द है सर इसके अंदर? इसमें एक लेडीज जिसके सामने से बर्निंग है, उसके कपड़ों पे हल्की सी, और एक उसके हस्बैंड के घुटने में हल्की सी बर्निंग है, और कोई इंजर्ड क्या है सर कि 10-12 घायल उसके अंदर है। एक छोटी बच्ची है। 10-12 जो है आपके टीवी चैनल पे चली हुई है ये बात, लेकिन इस तरह की कोई बात मौके पे नहीं। आप मौके पे स्वयं खड़े हैं। भूना बस ब्लास्ट पर अब नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ ने जहां इस ब्लास्ट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, तो वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस धमाके के पीछे बड़ी साजिश होने की आशंका जाहिर की। आपके माध्यम से ही मुझे जानकारी मिल रही है, अभी प्रशासन से जानकारी लेता हूँ। ऐसी कोई घटना हुई तो दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार बड़ी मुस्तैदी के साथ उससे निपटेगी। जो भी इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं वो मानवता के दुश्मन हैं और अप्रत्यक्ष रूप से अनुपस्थित रहकर जो करते हैं वो सारे सबको ही सजग रहकर, यात्रियों को भी बाकी सबको भी इंसानियत के दुश्मनों से निपटना होगा। जो ब्लास्ट है इसको गंभीरता से लेना चाहिए। मेरे ख्याल में पिछले 1.5 साल के अंदर 3-4 जगह ब्लास्ट हो चुके हैं। 2 तो अभी हो गए, एक पिपली में हुआ, एक अभी पानीपत में हुआ और फतेहाबाद में हुआ। तो ये जो ब्लास्ट हुए हैं ये इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये दर्शाता है कानून व्यवस्था चरमरा गई है और इसके ऊपर तुरंत हो लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई, मैं समझता हूँ कोई एक्सीडेंटल वो नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई ना कोई गहरी साजिश है। प्रदेश किस ओर जा रहा है ये विचार करके और सतर्क रहना चाहिए। सिलसिलेवार हो रहे ब्लास्ट कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आम लोग दहशत में हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आम आदमी को ही सफर करना पड़ता है, नेताओं को नहीं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्यों नहीं थम रहे एक के बाद एक हो रहे धमाके। इन धमाकों के पीछे किसकी साजिश है? जांच एजेंसियों को क्यों नहीं मिल रहे सुराग? क्या आतंकियों के निशाने पर है हरियाणा? क्या ये धमाके किसी बड़े हमले का इशारा है? सुरक्षा को लेकर क्यों गंभीर नहीं है सरकार? सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं। ये सवाल सबके जहन में कौन जरूर रहे होंगे। जितने धमाके अभी तक हुए हैं, किसी में कोई ठोस सुराग जांच एजेंसियों को नहीं मिला और न ही सुरक्षा दुरुस्त हो पाई है। भूना से सतबीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जितेंद्र मोगा हमारे संवाददाता कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस से और वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। वीरेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से बीजेपी से किसी को हम जोड़ें। कृष्णमूर्ति जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आ रही आवाज। सर, प्रतिक्रिया सर, एक के बाद एक इस तरह के धमाके आपको लगता है कि कोई रेकी कर रहा है, कोई रिहर्सल भी हो सकता है, ये किसी बड़े साजिश को अंजाम देने की कोशिश से पहले? देखिए, मोदी जी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान हमारा एक सैनिक मारेगा तो उनके 10 मारेंगे। आज हमारे लगातार सैनिक मर रहे हैं, पाकिस्तान का कोई सैनिक नहीं मर रहा। आज जितनी झूठ मोदी जी ने बोली है
इसलिए कोई बोल नहीं सकता राजनीति। रिकॉर्ड झूठ बोली उन्होंने, 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, किसी को 1 रुपया नहीं मिला। अच्छे दिन आएंगे, कौन से अच्छे दिन आएंगे, किसके दिन अच्छे आएंगे? आप तो दूसरे डायरेक्शन में चले गए। खैर, आप हमारे साथ रहिए लाइन पे। जितेंद्र मूंगा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? धमाके के बाद क्या क्या जानकारियां पुलिस इकट्ठा कर पाई है अब तक? अगर पुलिस की जानकारियों की बात की जाए तो पुलिस की जो सीएफएल टीम है उसके द्वारा नमूने इकट्ठे किए गए हैं ताकि फोरेंसिक जांच के बाद जो रिपोर्ट है वो सामने आ सके। वहीं जो एसपी का जो बयान आया, उनका कहना है भी गंधक और पोटाशियम के जो रसायन हैं उनके तत्व वहां पे मिले हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो पुलिस की डायरेक्शन जो इस ओर अधिक घूम रही है, अभी इसका प्रयोग खेतों में अधिक किया जाता है फसलों को बचाने के लिए और पक्षियों को उड़ाने के लिए। लेकिन इसमें गौर करने लायक बात जो ये भी सामने आ रही है, अभी जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के द्वारा इस तरह का सामान लेके जाया जा रहा था, वो व्यक्ति आखिर फरार क्यों हुआ? इन सब पहलुओं पर भी पुलिस का गौर करना। घायलों को लेकर भी पुलिस कह रही है कि सिर्फ 2 घायल। आपके पास क्या रिपोर्ट है? अगर पूरी बात करें तो 12 के करीब इसमें घायल थे। उन्हें पूना के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर 9 के करीब लोगों को प्राथमिक उपचार देने के बाद वहां से रिलीव कर दिया गया। उसके बाद जो 3 थे, एक व्यक्ति, एक महिला और एक बच्ची, ये 3 अभी भी घायल हैं, जिसमें से एक व्यक्ति फतेहाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती है और 2 पूना में जिनका इलाज चल रहा है। ठीक है, अब पुलिस क्या कह रही है, कहाँ चूक रह गई? पुलिस का यही कहना है फिलहाल भी जांच की जा रही है मामले की, और जैसे ही फोरेंसिक नमूने आते हैं उसके हिसाब से जो आगामी है कार्रवाई की जाएगी। वहीं तो एसपी आईजी यहाँ पे मौके पर पहुंचे हुए थे, उनसे बात हुई है, उनका यही कहना है भी लो इंटेंसिटी का ये धमाका था और इसके अंदर लग नहीं रहा है उन्हें भी किसी असामाजिक तत्व का हाथ रहा हो, क्योंकि नहीं तो कीले भी बरामद हो सकती थी वहां से, लोहे की जो गोलियां होती हैं छोटी बैरिंग, वो भी बरामद हो सकती थी ताकि कैजुअलिटी ज्यादा हो। लेकिन इस तरह की कई चीजें सामने नहीं आई हैं। चलिए, ठीक है, शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। अश्विनी वर्मा मीडिया कोऑर्डिनेटर है नेलोर से, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अश्विनी जी, क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने भी कई साल सरकार यहाँ चलाए हैं, कांग्रेस ने भी चलाए हैं, बीजेपी भी चला रही है, तो क्या आपको ये महसूस होता है कि अब वक्त आ गया है कि ये जो सड़क परिवहन है खासकर और बसेस जो हैं, इनमें एक पुख्ता सिस्टम का प्रबंध किया जाए जिसमें हर लेवल पर चेकिंग की व्यवस्था हो? आज तो मैं देखता हूं कहीं चेकिंग की व्यवस्था है नहीं। पूछा, पहले मैं उसका जवाब दूंगा कि पुख्ता इंतजाम होने चाहिए चेकिंग के या नहीं। हाँ। तो कई बार ऐसा होता है कि जब ज्यादा इंतजाम किए जाते हैं तो उसको कहा जाता है कि या तो प्राइवेसी में इन्वेजन हो गया है या फिर लोगों की जो आजादी है उस पर फर्क पड़ता है। लेकिन हम इस स्थिति को देखते हुए, जहाँ पर ऑलरेडी हमारा हरियाणा एक शांत एरिया था और वहाँ पर 2 विस्फोट 3 विस्फोट पहले हो चुके हैं और उस पर एनआईए जैसी एजेंसी ने जांच की और कोई रिपोर्ट हालांकि सामने नहीं आई है, उसको देखते हुए हमें डेटरेंस के तौर पर 2 स्टेप भी उठाए जाने चाहिए थे, वो उठा लिए जाने चाहिए जब तक। दूसरा, क्योंकि आज ये हुआ है मामला और उसके कहा जाता है कि ये कितना बड़ा विस्फोट नहीं है, सरकार की तरफ से ये ध्यान आया और ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई है, तो इसको देखते हुए ये जरूर कर सकते हैं कि जब हम इसको देखें, समझौता का जो ब्लास्ट हुआ था, समझौता ट्रेन का, वो भी इसी तरह के देसी केमिकल से हुआ था। अगर उसकी पॉसिबिलिटीज है और कोई असंतोष वर्ग कोई ऐसा इस पे आके फायदा उठा सकता है, कोई एंटी सोशल एलिमेंट उठा सकता है और कोई ना कोई आतंकवादी संगठन तक इसमें इंक्लूड कर सकता है स्टेट की शांति में। अश्विनी जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या अब आप, क्योंकि आप लोग सब पॉलिटिशियंस हैं, आप लोग पक्ष विपक्ष में सब नेता लोग हैं, तो क्या आप लोगों को ये जरूरत महसूस होती है कि जैसे आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो आपको एक प्रक्रिया के से होके गुजरना पड़ता है, आपके सामान की चेकिंग होती है और उसके बाद आप सेफ ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन बस स्टैंड पर कभी ऐसा होता नहीं है कि आप बस स्टैंड पे जा रहे हैं, क्या सामान लेके जा रहे हैं, बस स्टैंड के गेट पर कोई चेकिंग हो रही हो या ऐसी कोई मशीन रखी हो जिसके थ्रू स्कैन होकर आपका सामान गुजरे, ऐसा नहीं होता? तो क्या आपको लगता है ऐसी किसी सिस्टम के, तकनीक की यूज की जरूरत है अब? नहीं, बिल्कुल जरूरत है। हम तो पहले भी कह रहे हैं कि जो विभाग है बेसिकली हम खाली इसमें रोडवेज का ही दोष नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो है सिक्योरिटी का विषय है और इसमें होम मिनिस्ट्री का भी इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो अगर ये दोनों मिलकर इस पे सिक्योरिटी के इंतजाम करें। अब दूसरी बात ये कि जैसे आपने पांडे जी चेकिंग की बात की है, ये एक शुरुआती कदम है और जल्दी हो सकता है, बजाय की मशीनरी इंस्टॉलेशन या दूसरे और फोर्सेस को वहां लगाने की बातें हैं। लेकिन सामान की चेकिंग सिर्फ डेटरेंस, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर एक बार तो वहां पर कोई मौजूद होगा तो शायद जो शरारती तत्व हैं या जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो इतने नहीं होंगे, क्योंकि खुले आप हमारे साथ बने रहिएगा सर।
एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन सवालों का जवाब हम चाहते हैं कि हमें मिले और एक हम सॉल्यूशन की तरफ पहुंचे कि क्या वक्त है, क्या हो सकता है आगे, पिछले धमाकों से क्या सीखा सरकार ने, कुछ नहीं सीखा या सीखे हैं, प्रशासन आगे क्या करने वाले। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। सांगवान्स डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना कैरियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है, बोपारा है। घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है, बोपारा है। सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है, बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपारा मोटर स्टार्टर। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
एक के बाद एक लगातार 3 बम धमाके और यूं मानकर चलिए कि 6 महीने में ये चौथा बम धमाका कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये भी कि क्या हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है भी कि हम रोडवेज की बसेस या जो प्राइवेट बसेस सड़कों पर दौड़ती हैं उनमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात की जा रही है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे सिर्फ लगाने से काम चल जाएंगे? 300 बसेस में, वो भी अब 4 धमाकों के बाद ये कहा जा रहा है। तो ऐसे में सवाल बहुत गंभीर है कि अब ऐसे बसेस में जो ट्रैवल करते हैं आप, तो क्या आप अपनी जान हथेली पर रख के ट्रैवल करेंगे या फिर सरकार कुछ करेगी, प्रशासन कुछ करेगा? क्योंकि अब तक प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। याद करिए कि जब बीजेपी कैंपेन कर रही थी इलेक्शन का, उस वक्त इन्होंने कहा था कि बसेस में सुरक्षा देना, बसेस में सीसीटीवी कैमरे लगाना, ये इनकी प्राथमिकताएं होंगी। लेकिन सरकार बनने के बाद जब इन्हीं के मंत्री से पूछा गया है सवाल, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जरूरत उनको महसूस नहीं होती, सुरक्षा का ऐसा कोई खतरा इनको महसूस नहीं होता है बसेस में इनको, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। अब उन्हीं मंत्री साहब से मैं भी ये सवाल पूछना चाहता हूं, साहब अब महसूस हो रही है जरूरत? अब आपको लगता है कि यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे हैं या सुरक्षा के जो गार्ड हैं इनकी तैनाती होनी चाहिए, इनका इस्तेमाल होना चाहिए? अगर अब भी नहीं लगता है सर, तो आपको कभी नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो रोडवेज की बस में कभी ट्रैवल नहीं करते, आपको तो सरकारी गाड़ियां मिली हुई हैं और उन पर लाल बत्तियों के साथ जब आपका काफिला निकलता है तो न जाने कितने लोग आपकी सुरक्षा में तैनात होते हैं। लेकिन हर आम आदमी जिसको आपने वोट लिया और वोट लेने से पहले वादा किया था, उसकी जरा सोच लीजिए कि अब वो घर से निकलेगा तो उसकी बीबी परेशान होगी, अब जब वो घर से निकलेगा तो उसकी माँ चिंता में होगी, उसके बच्चे फिक्रमंद होंगे कि पापा घर से निकले हैं, वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, लौटेंगे तो सही सलामत लौटेंगे या कोई अंग जला हुआ धमाकों में उड़ा हुआ होगा। ये तमाम सवाल हैं। और डॉक्टर संजय शर्मा बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। संजय साहब, अब जरूरत महसूस होती है कि हरियाणा रोडवेज की बसेस में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए बेहतर? जी जी। क्या अब तक नहीं महसूस हो रहा था सर? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। जो बम एक्सप्लोजन हुए हैं दोनों जगह पर जी, हालांकि बहुत कम इंटेंसिटी थी उसके थे। हाँ। लेकिन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो घटनाक्रम, वो ठीक नहीं है। और पहले भी सुरक्षा पूरी थी, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है उसमें इस तरह का हुआ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक के कारण हुआ, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। लेकिन सरकार इसके प्रति पूरी तरह विजिलेंट है, इसके प्रति सरकार की पूरी जिम्मेवारी है। सर, इससे पहले क्या किया आपने पिछले धमाके से लेकर? मिनिस्टर ने कहा है कि जरा हम और मुस्तैदी से चीजों को संभालेंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी बात। सर, आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। ओपी नरवाल साहब हैं, एसपी हैं फतेहाबाद से, फोन लाइन पे। नरवाल साहब, किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, कौन कौन से सवालों के जवाब तलाश पाई पुलिस अब तक इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, अभी जांच का विषय है जी, अब इसमें जांच चल रही है। इस तरह से जो मौके पे जो मिला है, एक प्लास्टिक की छोटी सी बोतल है और नीचे से बर्निंग हुई है, ऊपर से बचा हुआ है हिस्सा। और अमूमन इस तरह का जो है जो हम इनको पशुओं को डराते हैं रात में, नील गाय को, और जो है पक्षी को डराने का काम करते हैं आवाज करके, वो पोटास जो है यूज हुआ है। तो और अभी सर एक बात बताइए, क्या कोई मॉड्यूल निकल कर सामने आया कि भाई इस तरह का है कोई मॉड्यूल, और इसमें कुछ निकल कर संकेत सामने आए कि आतंकवादी कनेक्शन भी हो सकता है? क्या हो सकता है सर ये? इसके कनेक्शंस क्या आतंकवादियों से इसको जोड़ा जा सकता है? ऐसा कुछ हिंट मिला है सर आपको? नहीं, अभी तक इस में नहीं कहा जा सकता, जल्द
जल्दबाजी होगी। ठीक है, लेकिन चलिए फिर भी बहुत जो सारे इस सवाल तरह हैं का- सर, लेकिन माफी चाहूंगा वक्त इतने ही की इजाजत देता है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, लेकिन कई सवाल रह गए जिनके जवाब हम तलाशना चाहते थे। उम्मीद करेंगे कि सरकार खुद ही इसके जवाब तलाश ले और ये खुद से ही वादा कर ले कि आम आदमी जब घर से निकलेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेगा तो सरकार गारंटी लेती है कि वो सही सलामत सुरक्षित घर वापस भी लौटेगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।